नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जी हां, हरियाणा को हिलाने की और दहलाने की साजिश एक बार फिर से रची गई है। क्या एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है? क्या हरियाणा को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है? क्या इसके पीछे कोई नापाक कनेक्शन है? ये सभी सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। वजह है कैथल में एक बार फिर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। ये रिपोर्ट देखिए और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा को हिलाने की साजिश। कैथल में मिला मौत का सामान। इतना विस्फोटक जो तबाही के लिए काफी था। प्रशासन की सतर्कता से टला बुरा समय। एक बार फिर हरियाणा को हिलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। एक बार फिर हरियाणा से इतना विस्फोटक मिला जो पूरे शहर को दहलाने के लिए काफी था। हरियाणा के कैथल में आरडीएक्स और टाइम बम मिला है। कैथल में आरडीएक्स होने की सूचना मिली, मौके पर पुलिस को बॉक्स मिला। मधुबन से एंटी बम स्क्वाड की टीम पहुंची और बॉक्स में रखे बम को डिफ्यूज किया गया। अंबाला एसटीएफ ने कैथल पुलिस को सूचना दी थी कि बम जैसी संदिग्ध चीज रखी हुई है। कैथल के गांव तितराम के पास देववन कैची चौक पर संदिग्ध बम मिला। मौके पर एसपी मकसूद अहमद टीम के साथ पहुंचे। कुछ ही देर में अंबाला एसटीएफ की टीम भी पहुंच गई। बम मिलने वाली लोकेशन के साथ लगते जींद, पानीपत और कैथल के रास्तों को सील कर दिया गया। शाम को 4 बजे के आसपास हमारे पास में एसटीएफ से ये सूचना आई थी कि यहाँ पर तीतरम थाने के एरिया में देवबन कैची मोड़ के पास में विस्फोटक सामग्री या फिर कुछ ऐसा होने का अंदेशा है, क्योंकि एक संदिग्ध पैकेट वहाँ पे कुछ दिखाई दिया था। तो उसके बाद में हमारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची और हमने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और हमने हमारे मधुबन से बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है उसको बुलाया। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने मौके पर आने के बाद में पूरा उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उसको डिफ्यूज़ किया। और उसके बाद में ये पाया गया कि मौके पे इसमें करीबन 1.5 किलो के आसपास हाई एक्सप्लोजिव सामग्री थी और उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक मैकेनिज्म, 9 वोल्ट की बैटरी, एक आयरन बॉक्स जिसमें कि मैग्नेट नीचे लगे हुए थे। ये मौके से बम निरोधक दस्ते को 1.5 किलो आरडीएक्स मिला। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, मैकेनिज्म, 9 वोल्ट की बैटरी भी मिली। इसके अलावा मैग्नेट लगा एक आयरन बॉक्स भी मिला। कैची चौक पर लगे सांकेतिक बोर्ड के नीचे ये बॉक्स रखा गया था। इस घटना की जांच पुराने मामलों से जोड़कर की जा रही है। 6 महीने में उत्तरी हरियाणा में चौथी बार विस्फोटक सामग्री मिली है। इससे राज्य और केंद्र जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ये विस्फोटक सामग्री कहां से आई, किसने रखी और इसके पीछे का मकसद क्या था, अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है। विपिन शर्मा, कैथल, हरियाणा न्यूज। जी हां, तो चौथी बार ऐसा हुआ है 8 महीने के अंदर जब इस तरह की कोई साजिश को नाकाम कर दिया गया हो। जी हां, कई बार हमने देखा है। पिछले 8 महीनों की आप बात कर ले, करनाल की बात कर ले, शाहबाद की बात कर ले, अंबाला की बात कर ले, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर की विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। हमारे साथ विपिन शर्मा कैथल से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ ही अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व आईपीएस हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर शर्मा जी आपसे ही। क्या लगता है 8 महीने में चौथी एक साजिश ऐसी है जिसको नाकाम किया गया है? क्या आपको लगता है इसके पीछे की वजह? विनय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बताइए। ओके विनय जी, ऐसा है जी। पहले तो शुक्र है भगवान का कि ट्रेस हो गई और कोई हादसा नहीं हुआ जी। दूसरी जो बात, ये चौथी घटना का होना जी। ये हरियाणा पुलिस के लिए विशेष तौर से एक वेकअप कॉल है। मतलब आप जागरूक होने का उनके पास इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि उनके पास ये चौथी वारदात हो रही है। दूसरा, गैंगस्टरों का जाल बिछा हुआ है। मैं पहले वो वर्ड मैंने कहा वेकअप कॉल है जी जी। कि हमें जागना है हर हालत से और जागरूकता के साथ साथ हमें गैंगस्टरों का जो जाल है उसको समझना है, समझ के उसको फिर तोड़ना है, हर हालत में तोड़ना है। तीसरी बात, हरियाणा पुलिस के लिए विशेष तौर से और साथ में पंजाब पुलिस के लिए, जहां से ये सिस्टम चल रहा है बॉर्डर
जी। बॉर्डर में से नशा और आरडीएक्स और नाजायज असला जी। और ड्रोन से असला गिराना, ये 3-4 घटनाएं हम दोनों स्टेट को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। जी। तो दोनों स्टेट को जो चीफ हैं पुलिस के, उनको इमीडिएटली आईबी से कांटेक्ट करें। नंबर 2 बीएसएफ से कांटेक्ट करें। नंबर 3 अपने जो सीआईडी के चैनल है उनसे कांटेक्ट करें, एनआईए से कांटेक्ट करें। एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी टीम जो है वो तैयार होएगी। अकेली हरियाणा पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, कोशिश करेंगी वो अपने एरिया को संभालने की, लेकिन उसे ये कोऑर्डिनेशन टीम तैयार करनी पड़ेगी बॉर्डर से। जी। नंबर जो लास्ट है, इसके बाद जो आईबी का रोल है, इंटेलिजेंस इनपुट, कि कहां से ये सिस्टम घुसपैठ हो रही है, चाहे वो नशा है जिससे इनको पैसा आता है, चाहे वो नाजायज असला है जो ये पैसा भारी मात्रा में लेते हैं नशे से और उससे खरीदते हैं, और उसी के थ्रू ये आरडीएक्स को बुलाते हैं। और ये आतंकवादी जो घटनाएं हैं, इसी तरीके से वेकअप कॉल जब हमारे पास आती है और हम ध्यान नहीं देते हैं तो भुगतना लोकल पुलिस को और समाज को होता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए नंबर 1 सरकार गजब की मतलब बहुत अच्छी तरीके से चेत जाए। अब अगर थोड़ी सी भी ढील रही अकाउंटेबिलिटी के लिए तो ये वारदातें बढ़ती रहेंगी और कोई बड़ा हादसा ट्रेन का, बस का या किसी और भीड़ भाड़ के इलाके में ना हो जाए। एक आरडीएक्स का बम पड़ता है तो मान के चलो 50-60 आदमी तो 2 मिनट में सवा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और सरकार के साथ पुलिस महकमे को ज्यादा जागरूकता होनी है। और तीसरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये एक सिस्टम पूरा बनेगा तब ये नेक्सस खत्म हो गया। जब तक पुलिस और पब्लिक ही इस नेक्सस को तोड़ेगी, हमें इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए अपनी नाकाबंदी बहुत अलर्ट करनी है, बॉर्डर से लेके हरियाणा से लेकर के और आसपास की स्टेट, इधर राजस्थान भी है, बहुत सेंसिटिव प्लेस है। जहां जहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ये सारा एरिया सेंसिटिव है और पाकिस्तान का मेन मकसद है आतंकवादियों को भेज के हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी शांति को भंग करना या हमें परेशान करना, ये जग जाहिर है। तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जो हमारा पंजाब से पाकिस्तान से लिंक्ड है, उसको बहुत मजबूती के साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, रॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इंटेलिजेंस इनपुट देने के अंदर, जो कि अंदर तक घुसपैठ करता है पाकिस्तान के अंदर या दुश्मनों के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। घुस करके वहां से इनपुट इकट्ठा करता है और फिर हमारी जो लोकल पुलिस है उसको वो इनपुट मुहैया करता है। जैसे अभी इनपुट इनको मिला और इन्हें फटाफट वो तीतर में एसपी कैथल खुद रहा हूँ और उसमें इस एरिया की टोपोग्राफी को बहुत अच्छी तरह से मेरे सामने आ रही है कि कहाँ तीतर मोड़ और कहाँ ये हादसा होना था। तो इसलिए ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उसकी मिनट जारी करके और उस मिनट को चौकी और बीट इंचार्ज तक पहुंचा के बाय नेम जिम्मेवारी फिक्स होगी, बीट इंचार्ज की, चौकी इंचार्ज की, एसएचओ की, डीएसपी की, ओएसपी की, कि आपके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट आया तो आपने काम क्यों नहीं करा, और काम ना करने वाले को जिम्मेवारी फिक्स हो और सरकार इसके लिए बहुत जोरदार सख्ती से उस आदेशों की पालना करे। डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, सरकार हो, जरूरी भी अगर थोड़ी सी भी ढील बरती गई किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये चौथी वारदात है, इसलिए हम सबको अलर्ट होके अपनी अपनी ड्यूटी समझते हुए, चाहे समाज के लोग हों, अपने आसपास कोई संदिग्ध चीज पड़ी आपके चैनल से मैं उन्हें कुछ थोड़ी बहुत प्रिवेंटिव बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव एक्शन के बगैर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। इंटेलिजेंस इनपुट होती है लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन बहुत जरूरी है, चाहे वो लोकल पुलिस की गश्त हो, चाहे वो लोकल पुलिस की नाकाबंदी हो, चाहे पुलिस पब्लिक रिलेशन हो, चाहे अनाउंसमेंट हो बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, कि कोई भी संदिग्ध डब्बा मिले, जैसे यहाँ मिला है, कोई थैला मिले, उस चीज को ना छेड़े और पुलिस को इतला दे, कंट्रोल रूम को इतला दे, वहां से पुलिस आएगी और निरोधक दस्ता आएगा, वो उसको डिफ्यूज करेगा। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए नंबर 2 इंटेलिजेंस इनपुट के साथ डिटेक्शन
कि कहां कहां ये गंद हो सकता है। नंबर 3, डिटेक्शन के साथ साथ ये गैंग वार जो है, जो आतंकवादियों से इनके तार जुड़े हुए हैं, उसको खत्म करना विनय जी बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा हादसे हो जाएंगे। और वेकअप कॉल को बहुत सीरियसली लेकर के इनको डिटेक्ट करें, इन बदमाशों को जहां भी है। इंटरनेशनल पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरपोल, उसकी मदद लेके इन गैंग को जहां जहां ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जहां बैठे हैं, वहां से इन्हें घेर के यहाँ लाएं और पब्लिकली इनका जोरदार आलोचना करते हुए, खंडन करते हुए और पाकिस्तान के बॉर्डर को मजबूत करते हुए इस सिस्टम को उखेड़े। बिल्कुल, और जरूरी भी है सर, इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं तो उन पर सतर्कता बरतनी होगी, गंभीरता से लेना होगा। विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। विपिन, इस जो जगह पर ये मिले हैं, जो कैंची चौक बताया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और क्या कुछ इसमें कोई नया अपडेट अभी आया है क्या, ये जो पूरा मामला सामने आया है? जी मैं आपको बता दूं, जो ये कैथल का देवबंद के पास जो कैंची चौक है, बड़ा फेमस चौक रहा है, क्योंकि जाट आंदोलन में ये जाट आंदोलन का केंद्र रहा है। तो यहाँ पे उस समय हजारों की संख्या में लोग हुआ करते थे। लेकिन जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि 4 अगस्त को जो शाहबाद में बम मिला था, उसी तरह का बम है। उसी के इनपुट के आधार पर जिन लोगों को पकड़ा गया था, उनसे ये सूचना मिली थी STF को कि कैथल के अंदर भी उन्होंने इस तरह की सामग्री, कैथल के जो देवबंद कैंची चौक है, उसका जो साइन बोर्ड होता है, सेंटर पॉइंट है, बड़ा इजी पॉइंट है किसी को बताना कि उसके नीचे उन्होंने मिट्टी से खोद के रखा हुआ है। और ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग यहाँ से लेके कहीं जा रहे थे, तो जब इनको पता लगा कि कैथल पुलिस की नाकेबंदी है, कैथल पुलिस यहाँ पे मौके पर है, तो इस वजह से इन्होंने डर के मारे यहाँ से इसको दबा दिया और यहाँ से निकल गए। ठीक है, अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या लगता है, ये 8 महीने के अंदर चौथी ऐसी घटना है जो सामने आई है, और ये वाकई में जिस तरह से रणवीर जी कह रहे हैं कि वेकअप कॉल है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है? विनय, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल के 2 प्रमुख समाचार अगर बात करें तो रहे हैं। कल NIA की बड़ी कार्रवाई हुई, उसमें 60 जगहों पर छापेमारी की गई, जांच की गई, और साथ साथ यह कैथल में इस प्रकार का विस्फोटक मिलना, ये दोनों ही बड़ी खबरें, और दोनों ही आपस में, जहां तक अगर विश्लेषण की बात की जाए, अभी पूर्व IPS अधिकारी रणवीर शर्मा जी पूरा विस्तृत इस बारे में रोशनी डाल रहे थे, तो ये दोनों ही आपस में लिंक्ड हैं किसी न किसी रूप में। और एक चिंता की बात है, सजगता और सतर्कता दिखाने की बात है। पिछले 6 महीने में 25 मार्च को अंबाला के नजदीक सबसे पहले इस प्रकार का विस्फोटक मिला था, और उसके बाद से लगातार यह चौथी ऐसी बात सामने आई है जब इतना विस्फोटक मिला है और एक बड़ी वारदात करने की साजिश नाकाम हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस की भी पीठ थपथपाई जानी चाहिए कि बड़ी वारदात को, जो उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन साथ साथ यह एक बड़े प्रश्न भी खड़े होते हैं कि दिल्ली से लेकर और इधर अगर पंजाब की बात करें तो बीचों बीच आ जाता है कैथल में इस प्रकार का विस्फोटक पहुंचा कैसे, क्या इससे पहले कहीं भी उसकी जांच नहीं हुई? और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अंबाला में सबसे पहले मिला, उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा है, वहां बड़े पैमाने पर जो बंदूकें और जो कारतूस मिले थे, और उसके बाद जो शाहबाद का मामला है, और अब कैथल का। तो चारों ही अगर बात करें तो इस तरह का एक लाइन है, क्योंकि अंबाला भी हमारा सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इलाका है अंबाला, और ऐसे में उसके आसपास और GT रोड बेल्ट पर इस प्रकार की गतिविधियां होना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसे छोटी बात नहीं मानी जानी चाहिए। तो तमाम सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित रूप से अलर्ट होना चाहिए, और खासतौर पर हरियाणा को क्या रास्ता बनाया जा रहा इस प्रकार के आवागमन के लिए, क्या पहले से इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, या यहाँ विस्फोटक क्यों रखा गया, आगे का रास्ता क्लियर नहीं मिला, ये तमाम सवाल है, इन पर भी जो ध्यान देने की जरूरत है। जी विनय, बिल्कुल। और विपिन, क्या अब इस मामले में आगे क्या देखने को मिलेगा? इस पूरी जांच को पुराने मामलों से जोड़कर देखा जाएगा या फिर इसको अलग से देखा जाएगा? अब STF ही इस पूरे मामले में आगे की जानकारी जुटाएगी, क्या कुछ अभी आपके पास जानकारी? जिस तरीके से कैथल के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि इसके तार सीधे शाहबाद में जो टिफिन बम मिला था उससे ही जुड़े थे, उनके ही पकड़े गए लोगों के आधार पर कैथल को रख के कैथल की जानकारी मिली थी। हाँ, ये खूब रहा कि
कैथल पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली 3 से 5 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई, उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया और बाद में बाकी फोर्स ने लगभग 500 मीटर एरिया को ब्लॉक कर दिया। गांव में सूचना दे दी कि आसपास की सड़कें सभी बंद है, कोई यहाँ पे नहीं आएगा। और पत्रकार से कुछ लोग जो मौके पे थे वहां पे थे, उनको भी जब ये इसको डिफ्यूज किया जा रहा था काफी दूरी पर कर दिया गया था। इसकी जानकारी हम आपको बता देंगे कि किस तरह का विस्फोटक था। ये 1.5 किलो जो विस्फोटक था, इसकी मारक क्षमता जो 15 फीट तक तो इसकी मारक क्षमता विध्वंस कर देती है और 15 से 20 फीट की जो मारक क्षमता है गंभीर रूप से घायल करती है और 20 से 30 फीट तक ये चोटिल कर देती है। तो छोटा विस्फोट नहीं था। जिस तरीके से ये एक लोहे के डिब्बे में बंद था जिसके नीचे चुंबक लगे हुए थे, साफ साफ नजर आ रहा है। इससे हो सकता है किसी वीआईपी की गाड़ी को उड़ाना हो या बड़ा कोई ऐसी जगह जहाँ से लोहे से इसको चिपका के तो उड़ाने वाला मामला नजर आ रहा है, पहली नजर में जो नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से, नाकेबंदी की वजह से अपराधी डरे और उन्होंने इसको इस सेंट्रल पॉइंट पे छिपाया। क्या अभी कोई सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है क्या? जी, जिस तरीके से सूचना मिली थी उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया आसपास के इलाकों में, मेटल डिटेक्टर और जो बम स्क्वाडों में आसपास के इलाकों की छानबीन भी की। तो अभी वहाँ पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है, उनको कोई और इस तरह के विस्फोटक नहीं मिले हैं, सिर्फ यही एक विस्फोटक मिला है। ठीक है, रणवीर शर्मा जी सुन रहे आप? जी, आपकी आवाज। जी जी, रणवीर जी मैं कह रहा था कि अगर हम अंबाला को थोड़ा साइड कर दें, हालांकि अंबाला की घटना भी बड़ी घटना थी, हैंड ग्रेनेड मिले थे वहां पर, लेकिन शाहबाद को आप देख लीजिए या फिर आप कैथल वाला मामला देख लीजिए, करनाल में जो आतंकियों से विस्फोट बरामद हुआ, एक पैटर्न सा नजर आ रहा है इसमें पूरा। और आपने वाकई में एक बड़ी बात कही है कि वेकअप कॉल है और वेकअप कॉल को लेकर अगर आप गंभीर नहीं हुए तो शायद कोई बड़ी घटना ना हो जाए आगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्या आपको लगता है, क्योंकि करनाल वाले मामले में तो हमने देखा कि पाकिस्तान से सीधे तार जुड़े हुए थे, तो उसी के तहत आगे भी हम उसी तरीके से देखें, उसी दृष्टि के तौर पर देखें, उसी नजरिए से देखें इस चीजों को? विनय जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि भी आप ये इस जो घटना अब ये देवन गांव में, चित्रम मोड़ के पास ही है देवन गांव, बिल्कुल जी। और जैसा कि अभी आपके दोनों संवाददाता बता रहे थे जी। तो मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ कि भी हर हालत से ये हमारे हरियाणा को दहलाने की जरूरत है। हरियाणा के थ्रू ये दिल्ली को भी दहला सकते हैं इस प्रकार के विस्फोटक, क्योंकि आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है और इन त्योहारों पे हर जगह भीड़ भाड़ रहेगी, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, चाहे वो हमारा व्हाट डू कॉल दैट साथ में रावण फूकने की जगह हो या साथ में दिवाली का त्योहार हो। तो ये त्योहारों का सीजन है और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आतंकवादी त्योहारों का फायदा उठा के, भीड़ भाड़ का फायदा उठा के करते हैं। तो अभी मैं अपनी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे मैं 3, 4, 5 बातें आपके माध्यम से आपके लोगों को, पुलिस को और प्रशासन को, सरकार को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले द वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी बहुत जरूरी है। जब तक सरकार की विल पावर नहीं होगी इन गैंगस्टरों को खत्म करने की, तब तक लोकल पुलिस आगे नहीं बढ़ पाती है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर की हमने इस आतंकवादी सिस्टम को, गतिविधियों को खत्म करना ही करना है। इसके साथ इन्हें दोनों सीएम को, पंजाब के सीएम को और राजस्थान के सीएम को, अपनी बाकी व्यवस्था भूल जाए कौन किस पार्टी का है या नहीं है। अब व्यवस्था है समाज की सुरक्षा करने का। ये तीनों सीएम जो हमारे बॉर्डर पे हैं पंजाब के, यहाँ एक कोऑर्डिनेट मीटिंग खुद सीएम करें, सीएम के साथ उनके डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी करें और उनके साथ आईबी, बीएसएफ और जो हमारी रॉ और प्लस जो भी इंटेलिजेंस की हमारी सेंट्रल एजेंसी है, एनआईए, सीबीआई, जहां जहां उनको इनपुट मिलते हैं, उन लोगों की एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर साल हुआ करती थी। लेकिन अब इन्होंने वो सिस्टम तोड़ दिया है जो हमारी चेन होती थी इन गंदे लोगों को काबू करने की। उस सिस्टम को दोबारा रिवाइव करें। नंबर 1 ये सीएम लेवल का सिस्टम है और प्राइम मिनिस्टर से सीधी डायरेक्शन होगी, होम मिनिस्टर से सीधी डायरेक्शन होगी सेंट्रल की। अभी आप ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें और अपने अपने डीजी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इनको बुला करके एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग तैयार करें, जिससे कि जब तक ऊपर वाले लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं करेंगे, नीचे वालों की आपस में ईगो प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं मीटिंग। मैंने खुद उन मीटिंगों का हिस्सा रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात है बॉर्डर को बिल्कुल सील करें। अब जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां बीएसएफ वगैरह लगी हुई हैं या
उस बॉर्डर को बिल्कुल सील करने की ये गतिविधियां अब जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होकर इधर पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही हैं हमारे पास। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इन विस्फोटों को रोकने के लिए हमें सील करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना पड़ेगा और जहां भी ड्रोन वगैरह दिखाएं तो इन्हें मार गिराने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तीसरी, इंटरनेशनल पोल की मदद लें, इंटरपोल की मदद लें। जो भी हमारे गैंगस्टर जहां बैठे हैं, जहां से इनको पैसा मिल रहा है, उसको फौरी रोकें। अगर वो यहाँ वहां से नहीं उठाए तो ये ऐसे क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है और कोई भी 18 से 20 साल का 25 साल का बच्चा लालच के अंदर आके वो नशा भी भेज देगा और प्लस पीछे जो आतंकवादी मिले हैं, विस्फोटक के साथ मिले हैं, वो सारे बेरोजगार बच्चे थे, थोड़े से लालच में अपनी गाड़ियों में ये विस्फोटक रख के कहीं भी छोड़ सकते हैं और कोई भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए इन गैंगस्टरों को इंटरपोल की मदद से लाना जरूरी है। तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि हर पुलिस को, बॉर्डर पुलिस तो सील कर ही रही है, हर पुलिस को नशे के ऊपर जोर देना पड़ेगा। जहाँ छोटा नशा मिले या बड़े मगरमच्छ नशे वाले जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, ये पैसे की आमदोरफ्त नहीं खत्म होगी, तब तक इनको हम कुछ नहीं छेड़ पाए। क्योंकि नशा आ रहा है, नशे के साथ पैसा आ रहा है, पैसे के साथ नाजायज असला और ये विस्फोटक खरीदा जा रहा है। तो इसलिए इसकी जड़ में नशा है, नशे को खत्म करना बहुत जरूरी है। चौथी बात कि आप हर हालत से अपने अपने चौकी, थाना, डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर, इसकी पूरी नाकाबंदी टोपोग्राफी के मुताबिक जो सड़कें शहरों में आ रही हैं, उन सड़कों पे नाके लगाने बहुत जरूरी है, जिससे कि गंदे आदमी को ये पता हो कि जिधर से भी निकलोगे उधर ही तुम फंसोगे। ये विस्फोटक इसीलिए हुआ ना कि वहां ये चल रहे थे, रास्ते में तीतरम का नाका हमारे टाइम से लगा हुआ है, उन्होंने नाका जाहिर रखा हुआ है कि वो मेन नाका है कैथल के अंदर आने का और मेन नाका उधर असंध और जींद की साइड जाने का। तो उस नाके को देखते ही इनके पास कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने का, इसलिए उन्होंने उसको दबा दिया और हम बच गए। तो इसलिए नाकाबंदी बहुत जरूरी है अपने अपने शहरों को सुरक्षा देने के लिए। नंबर 2, उन नाकों के बीच में एक पेट्रोलिंग पार्टी चलती है। एक नाका फर्ज करो जींद से अगर हम असंध में जाएंगे या इस तीसरे मोड़ से जाएंगे तो उस बीच में एक हमारी पेट्रोलिंग पार्टी चलती है, मोटरसाइकिल की भी चलती है और प्लस गाड़ी की भी चलती है साधन के मुताबिक, और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे से क्रॉस करती हैं और बीच बुक में एंट्री करती हैं। हम करवाते रहे हैं, अभी हमने क्रॉस किया और इस टाइम में हम मिले, तो जिससे कि वो भय नाके का और पेट्रोलिंग का गंदे लोगों पे असर पड़ेगा, इससे आपका प्रिवेंशन होगा इन बदमाशों के लिए। नंबर 2, डिटेक्शन साथ में होगा, जैसे अब ये डिटेक्शन हुआ है, बिल्कुल ये क्राइम डिटेक्ट हुआ है। और नंबर 3, लैंड ऑर्डर मेंटेन होगा, पीस होगा। ये मेरी 2-3 जो एक्सपीरियंस की मुताबिक बातें थी, मैंने आपको सुझाव दी हैं। होपफुली सरकार तक ये बात जरूर जाएगी और सरकार अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ इन दुष्टों को काबू करेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, हमारे संवाददाता। लक्ष्य, इस कैथल वाली घटना का कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है करनाल से भी? बात की जाए जिस तरीके से कुछ समय पहले करनाल के गरुंडा के बसाड़ा टोल प्लाजा पर जो संदिग्ध जो पकड़े गए थे 4 युवक, उनको कहीं ना कहीं पहले करनाल पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। उसके बाद जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जो हरियाणा के शाहबाद इलाके के अंदर विस्फोटक बरामद होता है, अब तीसरी घटना हरियाणा के कैथल जिले के अंदर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये तार कहीं ना कहीं अगर इनकी गहनता से अगर छानबीन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये तार कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो सकते हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लगातार विस्फोटक जो है भारी मात्रा में लगातार मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे तमाम जिले के एसपी हैं वो लगातार इन पे जो नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं छानबीन करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कल कैथल जिले के अंदर एक विस्फोटक जो है बरामद होता है, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है, तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि लगातार 3 अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर विस्फोटक मिलना कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी चलिए,
अमित, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा था कि क्या लगता है आपको, आप बहुत ज़्यादा फील्ड में रहे हैं और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि आपने चाहे सिरसा हो, हिसार हो या फिर जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की है। आपको क्या लगता है वहां देखने को क्या मिलता है कि क्या जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि रणवीर जी भी कह रहे थे जो नाके होने चाहिए, वो वहां पर दिखती है? निश्चित रूप से विनय, सबसे अहम बात यही है कि 4 जो स्टेट हैं आसपास, हरियाणा को आप देखिए, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को देखिए, इस हिसाब से यह जो इस समय जो चल रहा है, इसमें गैंगस्टरों का जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पर हरियाणा के युवाओं की उन गैंगस्टरों के साथ मिली भगत और एकदम से नशा बढ़ना, खासतौर पर केमिकल नशा बढ़ना और मेडिकल नशा बढ़ना, ये सब एक बड़ी चुनौतियां हैं। इस हिसाब से नाकाबंदी और पुलिस की संख्या काफी कम है, इस ओर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी बता रहे थे कि किस प्रकार से स्थिति बनाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है 4 स्टेटों के बीच में। उसमें राजस्थान, दिल्ली, मैं दिल्ली को भी उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि एनसीआर में जिस प्रकार के नीरज बवाना अगर गैंग की बात करें, उसके भी काफी जो लोग हैं वो हरियाणा के युवाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की है, पपिया गैंग है, इस प्रकार कितने ही गैंग है जिनमें हरियाणा के युवाओं की बड़ी एक भूमिका है। बड़े उनको 15 से लेकर 25 साल के आयु वर्ग के युवाओं को वहां से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ 5वां स्टेट हिमाचल प्रदेश को भी जोड़कर इनकी एक संयुक्त रूप से एक बड़ी जो मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें मौजूद रहे। ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, तभी इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रभावी लगाम लग पाएगी। बिल्कुल, अभी संख्या के हिसाब से काफी कमजोरी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज और इनकी मदद लेकर काफी कुछ इसमें काम किया जा सकता है। जी, काम करने की जरूरत है बिल्कुल। और हम वाकई हम देखते हैं कि जितने भी नाके होते हैं वहां पर हम जो सुरक्षा देखने को मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े, और लक्ष्य आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्यों आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं? क्या हरियाणा को दहलाने की कोशिश थी या फिर यहां से ये मौत का सामान कहीं और ले जाया जा रहा था? ये तमाम खुलासे होंगे, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये वेकअप कॉल है और अलर्ट होने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।